नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा, जिसमें आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय रूपरेखा, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोग्राफी प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कहते हैं। दोस्तों, यानी मतलब क्या, हम ये देखेंगे कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब भारत की जो जनता थी उससे जुड़े हुए आंकड़े कैसे थे। यानी जन्म दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी, साक्षरता दर क्या थी। इन सभी से रिलेटेड जो जनता से जुड़े हुए आंकड़े होते हैं उन्हें हम जनांकीय आंकड़े कहते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, तो अगर आप 12th क्लास में हो या फिर 3rd ईयर में हो, यहां से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अपने पेपर में 100% लिख के आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं। पहला टॉपिक पढ़ा चुका हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपसे 5वां टॉपिक पे बात करूंगा, छठा सातवां आने वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए दोस्तों, जब ब्रिटिश शासन काल चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो जन्म दर थी, मृत्यु दर थी, साक्षरता दर थी, शिशु मृत्यु दर थी और जनसंख्या का कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, ये सारी चीजें ये बताती थी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी और एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि साक्षरता दर का बहुत कम होना, महिला साक्षर दर का उससे भी कम होना और साथ में जन्म दर बहुत ऊंची होना, मृत्यु दर भी बहुत ऊंचा होना, ये सभी प्रतीक थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो एक गतिहीन और एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। और साथ में दोस्तों, जन्म दर का और मृत्यु दर का इतना ज्यादा, इतना ऊंचा होना साथ में इस बात को भी बताता था कि भारत में घोर गरीबी थी, यानी बहुत ज्यादा निर्धनता थी और स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या था, अभाव था दोस्तों। यानी बेहतर हॉस्पिटल्स नहीं थे और मतलब जो शिशु मृत्यु दर थी वो भी बहुत बेकार थी। जो गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं थी दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, कि जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, दोनों ही बहुत ऊंचे थे। यानी बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे और साथ में लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। तो जो भी देश में जन्म दर बहुत ऊंची होती है और मृत्यु दर भी बहुत ऊंची होती है, तो ऐसे देश को हम एक पिछड़ा हुआ देश, एक विकासशील देश मानते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को हम गतिहीन और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मानते हैं। गतिहीन और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब है जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, उनका जो विकास था उसमें बहुत ज्यादा असंतुलन था। सारे के सारे लोग प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर थे दोस्तों। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का रोल बहुत ज्यादा कम था। तभी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पिछड़ी हुई और एक गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लगभग 48 तथा और 40 प्रति हजार क्रमशः जन्म उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था थी, जो कि ये बहुत अच्छी तरीके से बताती थी कि पूरे भारत में व्यापक निर्धनता थी। व्यापक मतलब बहुत बड़ी मात्रा में निर्धनता थी। लोगों का बहुत ज्यादा, बच्चों का बहुत ज्यादा पैदा होना किस चीज का प्रतीक है, कि लोग बाग अनपढ़ हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। पहले के टाइम पे आपने देखा भी होगा, पुराने जमाने में एक जो मियाँ बीबी होते थे उनके 15-15, 16-16 बच्चे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उनको निर्धन, मतलब वो निर्धन होते थे और उन्हें ये जागरूकता नहीं थी कि ज्यादा बच्चे होना
बेकार होता है। वो ये सोचते थे कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा रोजगार होगा, जितना ज्यादा रोजगार होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। बट उनके दिमाग में ये बात नहीं फिट होती थी कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा मुंह भी तो होंगे। नेचुरल सी बात है, उतना उनको खिलाना भी तो पड़ेगा। वो कमाएंगे तो 10-15 साल के बाद, बट 10-15 साल तो उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। ऐसा वो नहीं सोचते थे। मेरी बात समझ आ रही है? और उस समय लोग बाग बहुत ज्यादा नशा भी करते थे, कच्ची दारू पिया करते थे, जिसके वजह से दोस्तों मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, और जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो ना के बराबर थी, इसलिए मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। ये जन्म दर का बहुत ऊंचा होना और मृत्यु दर का बहुत ऊंचा होना, ये चीज साबित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, और साथ में दोस्तों भारत के ज्यादातर इलाकों में घोर निर्धनता थी, यानी बहुत ज्यादा गरीबी थी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत ज्यादा थी। 1000 बच्चों में से 218 बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनको पोषण की बहुत कमी थी, उनको भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिलता था, पोषण तत्व नहीं मिलते थे, दवाई नहीं थे, उपचार नहीं थे, और दोस्तों सबसे मेन चीज कि भैया अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे। बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं थे जो इनकी जो डिमांड थी उसको पूरा कर सके, इसलिए जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत ज्यादा ऊंची थी दोस्तों। इसके बाद देखिए तो जो जीवन अवधि, अब जीवन अवधि क्या होती है? बहुत ही सिंपल कि कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति भारत का उस समय कितने दिनों तक जी सकता है, कितनी उम्र तक। तो 32 वर्ष तक की औसत आयु थी दोस्तों। जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था 200 वर्षों तक, तब एक भारतीय व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो केवल 32 इयर्स थी, यानी 32 साल की उम्र में ही ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? रीजन है स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल ना होना, बार बार अकाल पड़ना, महामारियों का फैलना, जागरूकता नहीं होना लोगों में, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से दोस्तों जो लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो बहुत ज्यादा कम थी। जबकि वर्तमान समय में 63 इयर्स है, और अब तो दोस्तों 80 साल एक्सपेक्टेड लाइफ है। कि आज की डेट में 2020 में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो भारत की औसत आयु है वो 80 साल है दोस्तों। कि भारत का कोई भी व्यक्ति 80 साल तक तो जी सकता है, ये औसत आयु की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति 80 साल तक जिएगा, बट हाँ जितनी भी जनसंख्या है अगर उसका माध्य निकाले यानी औसत निकाले तो 80 साल है। बट ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये केवल 32 साल थी। आज की डेट में ये दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आज बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोगों में जागरूकता है, और अकाल नहीं पड़ते हैं भारत में। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है दोस्तों, ये रीजन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, उच्च मृत्यु दर और निम्न जीवन अवधि जनसाधारण की निर्धनता और पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक थे। एक तो ज्यादा मृत्यु दर होना और निम्न जीवन अवधि होना, ये चीज साबित करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या थी उसमें वो एक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, गरीबी में और पिछड़ेपन में कर रही थी। बस सिर्फ जीना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था, ना केवल कोई उन्नति के बारे में सोचता था, ना कोई विकास के बारे में सोचता था। सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस जिंदगी चलती रहे, विकास कुछ नहीं था। और यही चीज साबित करते हैं कि सामाजिक सूचक हैं ये, कि भाई ज्यादा जन्म दर होना या मृत्यु दर होना ये सूचक होते हैं कि सामाजिक बुराई है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ब्रिटिश शासन के दौरान मृत्यु दर का प्रमुख कारण दुर्भिक्ष और महामारियों का बार बार आना। दोस्तों जब भारत में ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो 1800
1920 में और 1920 में महामारी आई, जैसे अभी 2020 में आई है कोरोना, ऐसे ही 1920 और 1820 और 1720 में भी महामारियां आई थी। और उस समय बहुत तरीके की बीमारियां फैल जाती थी, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी दोस्तों। और उस महामारियों को रोकने के लिए ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा कोई भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखी जाती थी। इस वजह से भी और ज्यादा लोग मरते थे, जिससे मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ जाता था। इसके बाद देखें कि अधिकतर अकाल सूखे के कारण पड़ते थे। जितने भी अकाल पड़ते थे, क्योंकि भारत की जो कृषि थी किस पर निर्भर थी, आप जानते हैं, वर्षा पे निर्भर थी, यानी इंद्रदेव पे निर्भर थी। और इंद्रदेव आप जानते हैं मदमस्त इंसान है, अप्सराओं में खोए रहते हैं, तो वो भूल जाते थे कि बारिश भी करनी है, जिसकी वजह से दोस्तों भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सूखा पड़ता था। सूखा पड़ता था तो खाद्यान्न यानी अनाज की कमी हो जाती थी। जब अनाज की कमी हो गई तो लोग बाग खाएंगे क्या? जब लोग बाग खाएंगे नहीं तो लोग बाग भूखे मर जाएंगे। और भूखे मरने के कारण भी जो हमारी मृत्यु दर थी वो बहुत अधिक थी दोस्तों। और जबकि महामारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही के कारण फैलती थी। अब महामारियां फैल जाती थी, जैसे कि आज कोरोना वायरस फैल रहा है, या उससे पहले जब ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी बहुत तरीके की बीमारियां फैलती थी, क्योंकि उस समय नियमित रूप से टीके नहीं लगाए जाते थे। जैसे आज बच्चे का जैसे जन्म हुआ 11-12 साल तक उसके टीके लगाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार भी लगवाती होगी टीके? नहीं लगवाती होगी, नेचुरल सी बात है। जिसकी वजह से दोस्तों ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो महामारी है वो बार बार आती थी, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती थी। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरी, ये कुछ भी नहीं थी। जो अमीर लोग थे वो तो प्राइवेट करा लेते थे, पर जो गरीब लोग थे उनकी इलाज नहीं हो पाता था दोस्तों। इस वजह से दोस्तों भारत का जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा था वो हमेशा ऊंचा रहता था, जो कि उसकी निर्धनता को व्यक्त करता था दोस्तों। साक्षरता दर, अब साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़ लिख पाना। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़े लिखे हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं तभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो साक्षरता दर की बात करें तो 16% थी। 16% मतलब 100 लोगों में केवल 16 ही लोग पढ़े लिखे थे, बाकी 84 जो व्यक्ति थे वो अनपढ़ थे। आप समझिए इस बात को। आज की डेट में भारत की जो साक्षरता दर है वो 70+ है, 70+ से यानी 70 से भी ज्यादा है। बट ब्रिटिश शासन काल के दौरान मात्र 16% साक्षर लोग थे दोस्तों, यानी पढ़े लिखे लोग थे। तभी तो दोस्तों अंग्रेजों ने हम पे 190 वर्षों तक राज कर लिया। अगर भारत के लोग पढ़े लिखे होते तो वो अपने अधिकारों को जानते, और अपने अधिकारों को जानते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे मनमानियां नहीं करने देते। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक गरीब इंसान के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो एजुकेशन है। इसलिए दोस्तों इन वीडियो को उन लोगों तक आप जरूर पहुंचाया करो जिनकी इनको वास्तव में जरूरत है। ये मेरी आपसे बहुत ज्यादा विनम्र प्रार्थना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी थी। अब भाई सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की, अब देखिए लोग बाग पढ़े क्यों नहीं पाते थे? अब लोगों के पास खाने के वांदे थे, खाना ही हो जाए उनको, ठीक है, तो पढ़ने लिखने की तो बात ही बहुत दूर है। देखिए दोस्तों जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जिन्हें हम प्राथमिक आवश्यकताएं कहते हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। प्राथमिक में आता है हमारा रोटी कपड़ा मकान, ठीक, और द्वितीयक प्राथमिक आवश्यकताओं में आ जाते हैं हमारे स्वास्थ्य और सेवाएं और शिक्षा। तो ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा इनका बहुत बड़ा कमी थी, जो कि दोस्तों साक्षरता दर, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग बाग कहां से पढ़ेंगे। और अगर दोस्तों जो अमीर लोग थे वो तो फिर भी पढ़ा लेते थे, अपने बच्चों को विदेश भेज देते थे, जो देश में प्राइवेट स्कूल थे उनमें पढ़ा लेते थे। पर जो गरीब बच्चे थे वो नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों की भारी कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि सरकारी स्कूल ना के बराबर थे। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट देखिए जो स्त्री साक्षरता दर
थी वो केवल 7% थी। यानी दोस्तों 100 महिलाओं में से केवल 7 महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। आप सोचिए, अगर पुरुषों की बात देखें तो पुरुष तो फिर भी ज्यादा पढ़े लिखे थे, बट महिलाएं तो और भी ज्यादा अनपढ़ थी। महिलाओं को तो केवल और केवल घर के काम के लिए, खेत के काम के लिए ही रखा जाता था। लड़की को तो फिर भी माँ बाप गरीब होने के बावजूद भी पढ़ा देते थे, पर लड़की को बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे, जो कि लिंग भेद का एक बिल्कुल उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में पुत्र लालसा ज्यादा देखने को मिलती है। आपने ये बात देखा होगा। और ये पढ़े लिखे नहीं दोस्तों, अनपढ़ लोगों की भी बात करूं और पढ़े लिखों की भी बात करूं, सब में पुत्र प्राप्ति की लालसा ज्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा भी होगा। तो देखिए, जो लिंग भेद एक सामाजिक बुराई की ओर भी इंगित करता है। तो दोस्तों देखिए, केवल 7% महिलाओं का पढ़ना और जबकि पुरुषों का उससे ज्यादा परसेंटेज थी, तो ये बिल्कुल साफ साफ व्यक्त कर रहा था कि भारत में लिंग भेद को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, कि लड़कों को तो पढ़ाया जाता था जबकि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप मुझे सुझाव दें, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।